MH1 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, अगर हम बात करें जब से भारत देश आज़ाद हुआ है 1947 से, भारत देश के अंदर दो चीज़ों ने हमेशा लोगों की रुचि उसमें रखी है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो समय समय पर भारत के अंदर वो अगर राज्य स्तर पर बात करें तो बहुत से ऐसे नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने उस प्रदेश की दिशा और दशा देने में, सकारात्मक तौर पर भूमिका निभाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत से नेता ऐसे रहे जो लोगों के लिए, जो लीडर ऑफ मासेस के तौर पर रहे, लोगों ने जिनको फॉलो किया, जिनको आइडलाइज किया। साथ ही साथ राजनीति के साथ एक दूसरी चीज़ जो लोगों के ज़िंदगी के साथ जुड़ी रही, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू, वो था हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा एक ऐसा माध्यम था जो लोग थे, वो चाहे किसी भी जाति से, किसी भी क्षेत्र से, गरीब हो, अमीर हो, सब लोगों का कहीं ना कहीं राजनीति और हिंदी सिनेमा के अंदर रुझान रहा। हिंदी सिनेमा के अंदर भी समय समय पर बहुत से ऐसे पात्र, ऐसे अभिनेता आए जिन्होंने अपनी अमिट छाप हिंदी सिनेमा के ऊपर छोड़ी। हम बात करें हिंदी सिनेमा की, जैसे हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में भी 1947 से आज 2023 तक न जाने कितने नेता ऐसे आए जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा और दशा को सकारात्मक तौर से प्रभावित करने का काम किया। हिंदी सिनेमा की बात करें, न जाने हज़ारों की तादाद में फिल्में बनी और लोगों को उनसे मनोरंजन मिला, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। 1970 के दशक में एक ऐसी बेहतरीन फिल्म आई, रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित, जिसका नाम था शोले। शोले ने उस समय के अंदर अपने सारे आयाम नए स्थापित किए। हिंदी सिनेमा के अंदर एक कल्ट मूवी के तौर पर, एक ऐसी मूवी जिसने लोगों को मनोरंजन के साथ साथ उसके अंदर जो अभिनेता थे, जो उनके किरदार थे, उन किरदारों के नाम भी आज भी, अगर हम बात करें, लगभग 50 साल का समय हो गया है उस पिक्चर को आए हुए, तो उनके किरदारों के नाम आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवंत हैं। उसी पिक्चर के अंदर जहां पर जय वीरू के रोल में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पूरे देश में प्रसिद्ध हुए, उनके अभिनय को, उनके रोल को सराहा गया। एक ऐसा नाम, एक ऐसा अभिनेता जिसने पहली बार रुपहले पर्दे पर इतना बड़ा किरदार निभाया, वो थे स्वर्गीय अमजद खान साहब। अमजद खान साहब ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने एक दबंग, एक इस तरह के एक छोटे से रामगढ़ के एरिया के अंदर एक डाकू के किरदार को पूरा हिंदी सिनेमा के अंदर उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। उस किरदार का नाम था गब्बर। दोस्तों, बात करें अगर उस किरदार की, वो किरदार उस पिक्चर के अंदर नकारात्मक था, लेकिन उसकी एक बात कि फैसला लेने की, दबंगई की और मजबूती से काम करने की, आज भी हिंदुस्तान के अंदर उस नाम के साथ कई लोगों को जोड़ा जाता है। अगर हम आज बात करें इस प्रदेश की, हरियाणा की राजनीति की, हरियाणा की राजनीति के अंदर 6 बार से विधायक रहे, अंबाला से वर्तमान में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता को निरंतर अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने, हरियाणा की जनता ने एक प्यार से एक ऐसा नाम अनिल विज जी को दिया है जिसको प्यार से लोग ये कहते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के गब्बर हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात चिन्हित करने वाली है कि वो गब्बर अनिल विज जी को कहा जाता है नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण से, कि जिस तरह की दबंगई और जिस तरह से मजबूती से फैसले लेने के लिए राजनीति के अंदर नेताओं की ज़रूरत है, वो अनिल विज जी उस नाम को चरितार्थ करते हुए आज हरियाणा की राजनीति के अंदर दिशा और दशा देते हुए निरंतर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। बहुत ही आदर के साथ आज MH1 न्यूज़ के इस खास साक्षात्कार में हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी। विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर। विज साहब, कैसा लगता है जब हरियाणा प्रदेश के लोग आपको अपना नेता मानते हुए, जनता का नेता मानते हुए, प्यार से गब्बर का नाम देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज अगर हरियाणा के अंदर कोई नेता जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसी दबंगई के साथ, उसी मजबूती के साथ फैसले लेता है, तो वो अनिल विज जी है। कैसा लगता है जब लोग ऐसा कहते हैं? देखिए, अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो क्या नाम देती है। हम तो अपना काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को उनका अधिकार मिले, लोगों के साथ इंसाफ हो। अब लोग उसको प्यार से कोई भी नाम दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं अनिल विज हूँ, अनिल विज हूँ, अनिल विज हूँ। विज साहब, आपके पास अगर हम बात करें महकमों की, तो आपके पास 2 महकमे, महत्वपूर्ण महकमे हैं, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग।
आप पिछले कार्यकाल के दौरान भी, जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपके पास स्वास्थ्य विभाग था, तो आप अभी तक के, अगर हम लगभग 4 साल का समय लगभग हो गया है इस सरकार को बने हुए, आप कैसे देखते हैं कि जो आपके विभाग आपके पास हैं उसमें आप कितना संतुष्ट मानते हैं कि उन विभागों के अंदर जो आपने काम किया है, जिस तरह से आप देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जब मेरे पास आया था, इसका बजट 1100 करोड़ का था। आज इसका बजट 9600 करोड़ का है। जिन अस्पतालों में एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, आज वहाँ पर सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड है। मेरे प्रदेश के 4 सिविल अस्पतालों में दिल में स्टंट डालने का काम किया जा रहा है। कोई सोच नहीं सकता था कि अस्पतालों में स्टंट डाला जाएगा। अब मैंने आदेश दिए हैं कि PSC लेवल तक, बल्कि उससे भी नीचे जाके हेल्थ सेंटर तक जी ECG की मशीन होनी चाहिए जी और एक्सरे की मशीन होनी चाहिए। अब हर अस्पताल में मैं डॉक्टर तो नहीं लगा सकता इसके लिए, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि टेक्नीशियन ECG करके या एक्सरे करके सेंट्रलाइज ऊपर भेज दे और वहाँ पे पैनल ऑफ डॉक्टर्स बैठा हो जो अपना तुरंत ओपिनियन दे दे। जब भी कोई हार्ट अटैक आता है तो पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर उस गोल्डन आवर में उसको मेडिकल हेल्प मिल जाए तो फिर आगे जाके उसको बचाया भी जा सकता है। इसलिए वो गोल्डन आवर लॉस ना हो। लोग अपने मरीज को ट्रालियों में डाल के दूर दूर तक के अस्पतालों में लेके जाने की बजाय एक बार वही ECG हो जाए जी और वही 10 मिनट के अंदर ECG की रिपोर्ट भी आएगी और डॉक्टर का ओपिनियन भी आएगा जी कि भाई हाँ, इसको हार्ट से कोई समस्या नहीं है। जी अगर नहीं है तो बता देगा, अगर है तो वो बता देगा कि ये दवाई देके इसको तुरंत किसी बड़े अस्पताल में पहुंचा, रेफर किया जा सकता तो इसके जो है हमने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए। अभी जल्दी इसके टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्टों के, जी ताकि अस्पतालों को ये सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त सारी टूटी फूटी बिल्डिंगों को जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, मैंने उनको तोड़कर दोबारा बनाने के आदेश जारी कर दिए। लगभग 162 PSCs ऐसी हैं जो बिल्कुल टूटी हुई हैं। अगर आप डॉक्टरों से अच्छा काम एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट भी अच्छा देना, बिल्कुल सुविधाएं भी देनी होंगी। अब टूटी फूटी बिल्डिंग में एक पुराने टाइप का पंखा लगा के गिड़गिड़ करके डॉक्टर बैठा हुआ है और 300 मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो वो आउटपुट नहीं आ सकती है। जी इसलिए हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड आया, हरियाणा क्या शायद हिंदुस्तान में भी टेस्ट करने के लिए सारे सैंपल पुणे भेजे जाते थे, लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि पुणे भेजे जाते हैं, आज मेरे हर जिले में RT-PCR लैब है। जी हमने सब जगह पे RT-PCR लैब लगाई जी और डॉक्टरों का भी अभी शॉर्टेज है, जी परंतु अभी मैं 900 डॉक्टर मैंने भर्ती किए हैं, जी लेकिन फिर भी डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं। जी उसके लिए भी मैंने एक समिति बनाई है कि स्टडी करें कि किन कारणों से वो छोड़ के जाते हैं और हम कोशिश करेंगे वो जो कारण है उनको हम दूर कर सकें, ताकि जो हम भर्ती करते हैं वो डॉक्टर हमारे साथ परमानेंटली काम कर सकें। गृह विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गृह विभाग भी विद साहब आपके पास है, उसको लेकर आप अपने कार्यकाल को और अपनी जो आपने काम किया उसको लेकर कितना संतुष्ट मानते हैं आप? देखिए, लगातार मेरी पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। मैंने बनते सार ड्रग्स की जो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत पुरानी बीमारी है, जी 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 उससे निपटने के लिए मेरा ऐसा मानना था कि रेगुलर पुलिस उसमें अधिक नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास और बहुत काम होते हैं। इसलिए उसके लिए एक अलग विंग बनाया गया, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो,
अलग हमने बनाया और वो लगातार इसके ऊपर काम करता है। ऐसे गैंगस्टर्स पर काम करने के लिए हमने एसटीएफ बनाई। एसटीएफ उसके ऊपर काम करता है जो रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि सड़क पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, उतनी दूसरे क्राइम में नहीं होती हैं जितनी। उसके लिए मैंने अलग एक एडीजीपी को लगाया कि भाई सड़क दुर्घटनाओं को बचाना है ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। तो हर प्रकार से हम इसी प्रकार से अभी हमारी एसटीएफ ने और एनआईए ने इसी सप्ताह में 52 जगह पर रेड मारी सुबह 5:30 बजे और 4 कुख्यात गैंगस्टर्स पकड़ने में हम कामयाब रहे। 4 में से एक के ऊपर तो 50,000 रुपये का इनाम था, हमने पकड़ा। तो इस प्रकार के काम हम जदा कदा करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हर महीने या 1.5 महीने में हम ऑपरेशन आक्रमण चलाते हैं। ऑपरेशन आक्रमण में हम जुआ खेलने वाले, सट्टा लगाने वाले, शराब बेचने वाले, ड्रग्स बेचने वाले, देह व्यापार करने वाले, हम ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करते हैं। जो अमित साहब ये ऑपरेशन आक्रमण चलाते हैं, ये पूरे प्रदेश स्तर पर हर पूरे प्रदेश स्तर पे पूरे ये 5 तो इसके लिए ये अब्रप्टली मतलब अब्रप्टली हम तारीख तय करते हैं। तारीख और समय जानकारी किसी को ना और अब्रप्टली मैं और डीजीपी तय करते हैं जी। तीसरा किसी को पता नहीं होता जी। और हर बार लगभग 300 के करीब हम लोगों को अरेस्ट करते हैं जी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो छोटा क्राइम करने वाले लोग हैं, अगर इनके ऊपर नियंत्रण ना लगाया जाए और इनके पास पैसा आए, यही कल को बड़े कुख्यात अपराधी बन जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हम इनको नैब करते हैं और ये पकड़े जल्दी जाते हैं। जी जी जी। और हर महीने 1.5 महीने बाद हम चलाते हैं और बहुत बड़ी रिकवरीज हमने इन लोगों से की है और हर बार जो है लोगों को काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि पुलिस का जो एक पब्लिक इमेज है वो भी सुधरना चाहिए जी। इसलिए मैंने हर जिले में पुलिस पब्लिक कमेटियां बनाई। उनको कहा है कि हर महीने इनकी मीटिंग करो। आप पुलिस के साथ जनता के नुमाइंदे आके तरह तरह के सभाओं के, संस्थाओं के प्रधान और वहाँ बैठकर वो मीटिंग करें। इसमें पुलिस के साथ साथ जो मौजूद लोग हैं, बहुत चीज़ लोग जो हर जिले के, वो हाँ भी जी। उस कमेटी का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी, जी। हर जिले के उनको उसमें मीटिंग करते हैं। और एक मैंने कैलेंडर बना दिया कि नॉर्मल काम तो करते ही हैं, लेकिन एक कैलेंडर बना दिया है कि 1 महीने में एक चीज़ पर फोकस करेंगे। ऐसी जो पिछला महीना हमने मनाया वो हमने मुस्कान मनाया। उसमें हमने बिछड़े हुए लोगों को मिलाया, बच्चे गुमे हुए हैं उनको बहुत बड़ी संख्या में मिलाया, भिखारी कई सड़क पर होते हैं पर होते किसी अच्छे खानदान के, उनको उनके खानदानों से मिलाया। तो काफ़ी लोगों को हमने इसमें मिलाया। इसी प्रकार से अब ये हमारा महीना चल रहा है, ये प्रहार चल रहा है जी जी। ये जो महीना मई का महीना। हाँ जी, हाँ जी जी, जी। इसमें हम कई तरह के हमने अपराध इसमें चिन्हित किए हैं जिनके ऊपर हमारी पुलिस लगातार काम कर रही है। वैसे साहब आपने बिल्कुल सही बातें की कि जिस तरह से आपने नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल अपनी पूरी वो टीम बनाई है, वो निरंतर ग्राउंड पर जाकर प्रदेश में लगातार ये कैंपेन चला रही है, वो कर रही है। लेकिन विपक्ष का फिर भी एक आरोप रहता है कि अभी भी पूरी तरह से नशे के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। अगर अभी हम वर्तमान में जन संवाद कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री जी सिरसा के प्रवास पर थे 3 दिन के लिए, तो वहाँ पर एक महिला ने भी इस बात को चिन्हित किया था कि उनका जो बेटा था वो 30 साल का था और नशे की गर्त की वजह से, लेकिन वहाँ पर उसकी उस समय पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है कि आपको नहीं लगता देखिए, ऐसा है विपक्ष का काम है बोलना और उनको बोलना भी चाहिए जी। हम भी जब विपक्ष में थे जी 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 इनसे ज़्यादा ही बोलते थे जी बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा मुखर आप ही थे साहब। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल, आप विपक्ष जनता की आवाज़ उठाने में। प्रजातंत्र में जी 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 ये दोनों आवश्यक है। जी। सत्ता पक्ष का काम है काम करे, विपक्ष का काम है उसको सचेत करे जी जी और बोलें, उसमें कोई इतराज़ नहीं है। और मैंने तो हाउस में कहा था जी कि ये इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है जी जी। कि हम आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सारे मिलके काम सारे सामूहिक मिलकर सारे मिलके काम जी, करें। बिल्कुल। मैंने ये विधानसभा के हाउस में ये बात कही थी जी। कि हम काम करें
हम काम कर रहे हैं। हमने अलग से इसके लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया है, मेरे से पहले तो नहीं बना था। नहीं बना था, बिल्कुल। जी 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 हमने बनाया है, जी जी पर लेकिन बीमारी बहुत गंभीर है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, और इसको पकड़ने में यकीनी तौर पर काफ़ी समय लग रहा है और हम और समय लगाएंगे। जी वैसे साहब, आपने बात की जैसे स्वास्थ्य विभाग की, और निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी मैं सहमत हूँ, और मुझे लगता है प्रदेश की जनता लाभान्वित भी हुई है उसकी वजह से। जिस तरह के परिवर्तन, जिस तरह की मशीनें और डॉक्टर्स का सारा आपने पूरा एक वो ब्यूरा एक साझा किया आज कार्यक्रम में। लेकिन वे सब एक चीज़ मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि जनता भी जानना चाहती है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है दैट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एक बड़ी पुरानी कहावत है, और मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा जीवंत उदाहरण आपने दिया था। जो कोविड के अंदर जो टेस्टिंग के टाइम था, तो आपने इंजेक्शन सबसे पहले खुद पर लगवाया था। आज अगर हम बात करें विद साहब, तो हमेशा ये चीज़ देखने को आती है कि जो सरकारी अस्पताल है, सरकार उसमें प्रयासरत है, आपने इसने परिवर्तन कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आप आज मध्यम वर्गीय परिवार या उस उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करें, तो उनका विश्वास सिविल अस्पताल की जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनको लेकर पूरी तरह नहीं बन पाया है। उसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि आज के समय में भी अगर आप देखें, अगर कोई बड़ा अधिकारी है, कोई बड़ा नेता है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या नेता विशेष का नाम नहीं लूँगा, तो जब भी उनको कोई समस्या होती है तो वो सबसे पहले रुख करते हैं बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल का। जब सरकार के पास सारे संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ मुहैया कराया, उसके बाद भी क्यों नहीं ये जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी नेता, ये सरकारी अस्पतालों के अंदर अपना क्यों नहीं इलाज करवाते, ताकि लोगों को संदेश जाए और लोगों का विश्वास बने उसमें। 3 बातें कही हैं जी, मैं तीनों का बारी बारी जवाब जी दूंगा। जी मैं प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, जी मुझे भी कोविड हुआ जी, और मैं सबसे पहले जाके अपने सिविल अस्पताल में भर्ती। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये ठीक है कि मेरी बाद में हालत बिगड़ती चलेगी, जी, मुझे जी। अस्पताल बदलने पड़े, जी जी जी, लेकिन मैं अपने अस्पताल में भर्ती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। दूसरा मैं आपको दूंगा, मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। जी बिल्कुल, हमारी जो ओपीडी आईपीडी है वो 22% बढ़ गई, 22%। पिछले 4 साल में। हाँ जी, जी यानी लोग अब सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। जी और मैंने तो सारे प्रदेश के निर्णय लेने होते हैं, मैंने 2-3 निर्णय लिए जिससे सारे प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ हुआ। जी पहले सरकारी कर्मचारियों का जो एम्पैनलमेंट थी उनका इलाज कराने के लिए जी 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 वो किसी भी अस्पताल को कर देते थे, जी लेकिन जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, मैंने कहा कि जो NABH अस्पताल होगा हम उसी को एम्पैनल करेंगे। मेरे एक निर्णय लेने से प्रदेश के 500-600 अस्पताल ठीक हो गए, प्राइवेट अस्पताल। आज 459 अस्पताल तो हमारे पैनल पर हैं जो NABH है। NABH मतलब कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड की उसके स्टैंडर्ड हैं जी, कि ऐसा अस्पताल होना चाहिए, मिनिमम नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स हैं, जी। उस नॉर्म्स के मुताबिक। दूसरा मैंने निर्णय लिया, मेरे से पहले कोई भी दवाइयाँ खरीद ली जाती थी, जी पर मैंने कहा कि WHO GMP जो जिसके पास सर्टिफिकेट होगा जी मैं वही दवाई लूँगा। और स्टैंडर्ड की दवाइयाँ आज प्राइवेट में मिले या ना मिले, पर अब मेरे अस्पताल में स्टैंडर्ड की दवाई मिलती है। और तीसरा, इक्विपमेंट के लिए मैंने निर्णय लिया कि मैं US FDA ही जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जी, इससे ऊपर वर्ल्ड में सर्टिफिकेट नहीं है। जी जी मैं उन्हीं के इक्विपमेंट लूँगा। टूटे फूटे, जब तक हम अपने डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को अच्छी तरह से इक्विप ही नहीं करेंगे, जी, अगर हम अच्छे हथियार ही नहीं देंगे तो लड़ेंगे कैसे? और फिर वो लड़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल, जी तो वो मैंने बदल दिया पूरी तरह से। आज स्वास्थ्य विभाग में उसका असर नजर आ रहा है। जी जी कोविड के दौरान भी जी लोगों की पहली चॉइस जो थी वो सरकारी अस्पताल थी। हजारों लोग हरियाणा के बाहर से भी यहाँ पर आए हमारे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए। वो कहते थे सरकारी अस्पताल में हमें भर्ती करा दो, क्योंकि वहाँ पर हमने स्टैंडर्ड की दवाइयाँ सारी मेंटेन की। एक विषय मैंने आपसे जो और इसी प्रश्न के अंदर एक चीज़ पूछी थी कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने तो जो है सबसे पहले जो उसका
टीका लगवा टीका लगवाया था, वो भी टीका इसलिए लगवाया, वो भी आपने लगवाया था और आपने लोगों को संदेश देने का काम भी किया था। टीका इसलिए लगवाया जी कि बड़ी भयंकर बीमारी जी, थी लोगों में विश्वास और बने। सारे विश्व में जी जी, इसके प्रति बहुत डर और वो लड़ाई जी के लिए और जो डर और भय था, जी और इसके लिए एक वैक्सीन आना बहुत जरूरी था। जी 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 और कोई भी वैक्सीन जनता में शुरू करने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है जनता में, और ट्रायल के लिए वो मेडिसिन हमारे पीजे रोहतक भी आई हुई थी, उसको भी आइडेंटिफाई किया गया था कि पीजे रोहतक भी इसकी ट्रायल करेगा। लेकिन मैंने बार बार पूछा कि भाई कितनी ट्रायल हो गई, तो मुझे डॉक्टरों ने बताया कि जी हम ट्रायल क्या करें, कोई इंजेक्शन ही नहीं लगवाता, जिसको कहते हैं वो भाग जाता है, वो अगले दिन अस्पताल ही नहीं आता, अपनी रेगुलर दवाई भी छोड़ जाता है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, जी। आप मेरे को टीका लगाओ, पहले ट्रायल कर लो जी, मेरे पर ट्रायल करो। तो लोगों को विश्वास बने उस पर। तो मैंने अपने बालाघाट अस्पताल में वहां से रोहतक से टीम बुलाकर मैंने अपना ट्रायल करा सबसे पहले। वो आप लोगों ने मीडिया में सब जगह पर दिखाया, जी, जी, जी। लोगों का भय दूर हो गया, भय दूर हो गया, अगले दिन लेने लग गई और उसकी ट्रायल पूरी हुई और वो वैक्सीन कामयाब हुई। बिल्कुल, वो देश में आई वैक्सीन साहब इस बात जिसने करोड़ों लोगों को बचाया। इस बात के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने ऐसा इनिशिएटिव देते हुए लोगों के अंदर जो उस समय एक भय का माहौल था, जो इनसिक्योरिटी थी, या उनको ये था कि यार अगर ये करने के बाद कहीं गलत रिएक्ट तो नहीं कर जाएगा, तो जो विश्वास देने का और उनको इस बात के लिए कि अगर आपका स्वास्थ्य मंत्री उस बात के लिए जो है पूरी तरह से जो है एश्योर्ड है कि जो ये हम परीक्षण करने जा रहे हैं, जो देने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो लोगों में उससे विश्वास बढ़ा। लेकिन मैं उसी में एक वो जो सवाल जोड़ना चाह रहा था वैसे साहब कि आपके अलावा ये बाकी नेता और अधिकारी, क्या उनको भी हमारी जो सरकारी अस्पताल उनमें वो विश्वास क्यों नहीं व्यक्त करते थे? ऐसा होता है, खुद पे शासन फिर अनुशासन। जी, हमें पहले खुद पे लागू करना, जी जी बिल्कुल, और मैंने किया, और आपने तो लागू किया। मैंने किया साहब बिल्कुल किया, और यकीनी तौर पर जी मुझे लगता है कि बाकी सबको लोगों भी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, अनुसरण करना चाहिए। जी अनुसरण करेंगे यकीनी तौर पर। जी 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 वे सब बात करते हैं अब थोड़ा सा इससे स्वास्थ्य से हटके बात करते हैं जनता दरबार की। पूरे प्रदेश के अंदर बात करें, आज पूरे देश के अंदर बात करें तो विद साहब का जो जनता दरबार है वो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। और मैं बात करूं आपके जो विभागों के अधिकारी है वो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि यार विद साहब ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं, और 2-2 3-3 बजे तक जनता दरबार लगा के जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं। क्या मानते हैं कि जो ये जनता दरबार लगता है कि क्या मनोभाव आपके रहते हैं विद साहब? नहीं, देखिए, मैं जब से हमारी प्रदेश में सरकार आई है, मैं तभी से सप्ताह में एक दिन लोगों की समस्या, वैसे मैं रोज सुनता हूँ। जी जी जी, अब आज भी देखो मेरे घर के बाहर कितनी लाइन, बिल्कुल लाइन लगी हुई है जी। कल भी आपके 40-42 डिग्री टेम्परेचर, जी 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 बिल्कुल विद साहब, कल भी इतना ही टेम्परेचर था। जी जी, और मेरे सिर पे ये भी वो प्रेशर रहता है, यार इतनी धूप में मेरे प्रदेश की जनता खड़ी है, पर मेरे पास स्थान नहीं है ज़्यादा। जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि सरकारी कोठी ली नहीं चंडीगढ़ बिल्कुल में, वैसा, बिल्कुल तो लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, बिल्कुल तो मैं लोगों की सुनता हूँ, वैसे तो मैं रोज सुनता हूँ। जी वैसा, लेकिन एक दिन मैंने हमेशा, मैं जब चाहे एमएलए रहा तब भी, और चाहे मैं मंत्री हूँ तब भी, मैं लोगों की समस्या सुनने के लिए मैं पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हमेशा एक दिन लगाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति मेरे घर ना आना चाहता हो अपनी समस्या बताने के लिए, तो वो फिर सार्वजनिक स्थान पर आ सकता है। और वहाँ पर आपने देखा हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और सारे प्रदेश से आते हैं, हर जिले से आते हैं, हर विधानसभा से आते हैं वहाँ पर लोग, और अनेकों बार हमें रात के 2-2 बज जाते हैं। तो जब जनता जाग रही है, मैं जाग रहा हूँ, तो अधिकारी कैसे सो सकता है? बिल्कुल, मैंने उठाया, बिल्कुल सही बात, मैंने सोते हुए कई एसपीओ को उठाया जी कि भाई यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, लोग अपनी समस्या लेके यहाँ पहले हमने कसम खाई है लोगों की समस्याओं को दूर करने की, उसके बाद हम राजनीति करेंगे, जहाँ अपनी अफसरी करेंगे उसके बाद करेंगे, पहले हमें जनता की बात सुननी चाहिए। बहुत बढ़िया साहब। वैसे साहब आपने अभी इसी जवाब के अंदर एक बात कही कि जैसे आपने सरकारी कोठी नहीं ली, मैं आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल जानना चाहूँगा कि जितने भी जो नेता लोग हैं, मुझे लगता है कि लीडर ऑफ मासेस बनने के लिए एक नेता का आम बने रहना बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही बड़े नेता लोग, या ऐसा देखा गया कि बड़े ही नेता लोग जो आम से जब खास बन जाते हैं तो उनका जो राजनीतिक करियर है या ग्राफ है वो धरातल पे आना शुरू हो जाता है। कारण है कि वो आम जनता के लिए उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं रहते। आज विद साहब की बात करें तो विद साहब, अगर मैं आज कोई नया नेता भी आता है, आप तो इतने सालों से निरंतर विधायक हैं, मंत्री हैं, आज कोई पहली बार भी चुनकर आता है तो अगर कोई मंत्री बनता है तो सबसे पहले उसके मनोभाव होता है यार कि मुझे चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में कोठी मिल जाए, पूरा लाव लश्कर मिल जाए,
और मुझे जो है ना सारे सरकारी संसाधन और तंत्र मिल जाएं। उसके उलट विज साहब जो धरातल से जुड़े हुए एक आदमी हैं, जिस प्रकार से आप 1990 में जब आप नौकरी करते थे और उसके बाद से जब विधायक बने, आप आज भी अंबाला में अपने घर पर रहते हुए आप निरंतर यहाँ से लगातार चंडीगढ़ एवरीडे ट्रैवल करते हैं। आप आज भी जहाँ पर आप चाय पिया करते थे इतने सालों से, आप आज भी अपने संगी साथियों के साथ अंबाला के लोगों के साथ चाय पीते हैं। वो चाहे चाय वाली दुकान हो या सुभाष नगर पार्क, जो आपका एक विजन था, जिस विजन को आपने धरातल पर उतारा और सुभाष पार्क बनाया, ये सहजता, ये सरलता और ये आम जन के साथ जोड़ने की भावना, ये क्या चीज़ है विज साहब जो आपको प्रेरित करती है इस तरह का जीवन जीने के लिए? देखिए, मैंने तो हमेशा सड़क पर बैठकर राजनीति की है, धरातल की राजनीति की है, ऊंचा उड़ने की कभी ख्वाहिश की नहीं है। और आपने ठीक बताया कि मेरा एक की पॉइंट है जी। हम सुबह कुछ मित्र 40, 25, 30 लोग, जी हम सुबह पिछले लगभग 30-40 साल से हम बैठ रहे हैं। वहाँ पर हम नियमित हमारा बैठना होता है। आज भी मैं सुबह वहाँ बैठ कर आया हूँ। रोज़ाना हम वहाँ पर बैठते हैं जी। और कठिन तो बहुत है जी। जनता के बीच में बैठ के राजनीति करना, जी बहुत कठिन है, जी। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सब जनता दरबार की ही बात करें तो विपक्ष ने बीच में ऐसी बातें भी करी थी कि भाई जो जिस प्रकार से विज साहब के जनता दरबार को प्रसिद्धि मिली, इस सरकार में बैठे ही उन लोगों को ही कुछ तकलीफ होने लगी यार कि जनता जो है ना, विज साहब का जनता दरबार जो है इतनी प्रसिद्धि पा गया। ऐसा भी कुछ? देखिए, ऐसा है, ये राजनीति है। राजनीति में किसको क्या अफेक्ट होता है उसकी परवाह किए बगैर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और मैं अपना काम करता रहता हूँ। लोगों को अच्छा लगे, चाहे लोगों को उसकी कोई एतराज़ हो, उसकी परवाह किए बगैर आई बिलीव, और मुझे आई हैव बीन टॉट, मैं शुरू से आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं 70 के आसपास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुआ था और तब से मैंने आरएसएस की भिन्न संस्थाओं में काम किया है और आरएसएस ने हमेशा यही सिखाया है कि जनता का काम करो। जी विज साहब, अभी आप हाल फिलहाल में ही गीता महोत्सव के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना भी हुआ था। वहाँ से वापस आने के बाद आपने वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी तारीफ़ की थी। हम बात करते हैं बीच बीच में कई बार आपने ऐसा भी किया कि जो हाईवे के ऊपर जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं उसको लेकर भी आपने उनको कई बार यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दी कि वो लेकिन वो कुछ समय तक 2, 4, 5 दिन तक तो व्यवस्था बनती है, लेकिन उसके बाद अगर आज भी देखा हाईवे पर देखा जाए तो कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। इसको लेकर कोई रणनीति? उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता हूँ जी। और मैंने अपने विभाग को उनकी ड्यूटी का आत्मबोध कराने के लिए जी मैंने एक दिन कड़कती धूप में सड़क पर खड़े होकर 2 घंटे खुद जी पुलिस को लेके चालान करवाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सड़क पे खड़े। जी जी जी। और लगातार मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन कठिनाइयाँ हैं, कर्मचारियों की कमी है। और अब मैंने इनको ये कहा है कि भी आप डिजिटली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी डिजिटली जी कि कोई भी अगर जरा सा भी उल्लंघन करे, जी, जिस तरह हर जगह कैमरास लगे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जी जी तो उसके ऊपर मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो जल्दी हम ये सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पर हम ये इंस्टॉल करेंगे कि अगर कोई लेन अपनी बदलता है तो उसका रिकॉर्ड हो जाए, अगर कोई स्पीड ज़्यादा चलाता है उसका चालान हो जाए, और अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसका चालान हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी चाहिए हमें ये सारी ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो अब इसको डिजिटली हम करें, ऐसा मैंने अभी पिछली मीटिंग जो हुई है पिछले सप्ताह, उसमें मैंने इनको कहा है उसका स्वरूप बनाने के लिए, और वो हम जल्दी लगाएंगे। हरियाणा में जैसे आदमी घुसते ही अपने कार की बेल्ट लगा लिया करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी विज साहब, विज साहब अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले आपने एक नोटिस, अभी आपने एक आदेश भी जारी करवाया था कि जो अनफिट पुलिस कर्मचारी हैं उनके लिए भी आपने एक जो है उस पर आपने वक्तव्य दिया है कि भी उनको पुलिस लाइन में भेजकर पहले उनको फिजिकली ट्रेन किया जाए, वो जब फिट हो जाए तो उसके बाद उनको दोबारा। मैं एक दिन अपने किसी कार्यक्रम में
प्रदेश में गया था तो फिर मैंने देखा कि बहुत मोटे मोटे पुलिस वाले, उनसे भागा भी नहीं जा रहा और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरे मन में ये आया कि भाई इनको सुधारना चाहिए, ये मेरी फोर्स के लोग हैं। बिल्कुल, तो मैं कोई उनको वो नहीं कर रहा। मैंने कहा इनको जो ओवरवेट हैं, मैंने ये लिख के आदेश जारी किए कि जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप लाइन हाजिर करो और बाकायदा वहाँ पर उनका डाइट चार्ट बनाओ और बाकायदा उनको रोज़ आप एक्सरसाइज करवाओ। जब वो फिट हो जाए उनको फिर ड्यूटी पर लगाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन विद साहब। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जनता इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रही है कि विद साहब ने एक पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो खुद ही अनफिट होते हैं, तो वो अगर किसी कोई ऐसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जिसमें चुस्ती फुर्ती और उसकी ज़रूरत है, तो वो खुद ही उसके लिए दे आर नॉट फिजिकली फिट टू डू देयर ड्यूटीज़। तो बहुत ही सराहनीय आपने एक प्रयास विद साहब किया है। विद साहब, अगर हम बात कर रहे थे पुलिस व्यवस्था की, बात कर रहे थे पूरे प्रदेश के अंदर, आज भी 20-30 हज़ार पुलिस कर्मचारियों की शॉर्टेज है, आज भी शॉर्टेज है, लेकिन निरंतर आपके जो सार्थक प्रयास प्रदेश के अंदर जारी हैं, आप उसको लेकर बहुत ही जो है ना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप उसमें कर भी रहे हैं। लेकिन इतने नंबर्स के साथ 20-30 हज़ार लोगों के साथ अगर कमी है तो उसको पूरा करने की तरफ किस तरह से प्रयासरत है? क्या रोड मैप है कि वो हमें बहुत अफेक्ट कर रही है जी, और हमने पीछे भर्तियाँ की भी हुई हैं, लेकिन माननीय न्यायालयों द्वारा उसमें रोक लगी हुई है और उससे हमारी बहुत कठिनाई हो रही है। लगभग 30 हज़ार पुलिस कर्मचारी हमें चाहिए और जल्दी ही हम कोई व्यवस्था करेंगे कि भी इनको भर्ती किया जाए। जी विद साहब, एक अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पिछले भी आपने कुछ सवालों के अंदर जिक्र किया था, तो कई मेडिकल, जैसे कल्पना मेडिकल कॉलेज है उसमें, और जैसे एक आधी जगह पर और दवाइयों की शॉर्टेज की भी समस्या आई थी, उसको लेकर ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से इतने बड़े जो मेडिकल संस्थान के अंदर इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं? नहीं, वैसे तो हमारे पास मेडिसिन्स अच्छी मात्रा में हमारे स्टोर्स में रहती हैं। हमने जगह जगह प्रदेश में स्टोर वेयर हाउस बना रखे हैं। वेयर हाउस में हमारी मेडिसिन रहती हैं। पर बीच में एक ऐसा फेज आया था कि शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त फिर मैंने सारे CMOs को हमने पैसे दे दिए थे कि भी कहीं पर भी अगर शॉर्टेज है, जब तक कि हम ये प्रक्रिया पूरी करें यहाँ पर, और दोबारा HMCL है हमारी, वो परचेज करे, तो उनको कहते थे भी आप जेम से आप दवाइयाँ खरीद लो और हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जो दवाइयाँ आप वहाँ से खरीदो। जी विद साहब, इसके अलावा स्वास्थ्य और गृह की हमने काफ़ी सारी बातों पे चर्चा की, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो वर्तमान में अभी चर्चा का विषय है। हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से पहलवान, जो 3-4-5 पहलवान जो बैठे हैं, धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपने उनकी बातों की तरफ उनका समर्थन किया था, उसके बाद कुछ और नेता भी, बीजेपी के नेता भी और जो उनके समर्थन में, आप किस तरह से देखते हैं इस संघर्ष को लेकर और आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये मामला ना सोल्व हो जाना चाहिए और हमारा जो वहाँ पर नेतृत्व है वो इसके लिए प्रयास कर रहा है और जल्दी सोल्व होना चाहिए। मैं तो देखो खेल मंत्री रहा हूँ जी, तो मैं तो खिलाड़ियों के पक्ष की ही बात करूँगा जी, खेल मंत्री रहा हूँ जी, तो आपको लगता है कि जल्दी इसका समाधान निपटना चाहिए? जी विद साहब, अभी अगर हम बात करें, आज 1 साल के बाद, लगभग 1 साल से भी कम समय रह गया, लोकसभा के चुनाव हैं देश के अंदर, और अगले साल अक्टूबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे कयास भी है, ऐसी चर्चाएं भी हैं कि हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हरियाणा में एक साथ हो जाए, ऐसी चर्चाएं हैं बाजार के अंदर। अभी जो हाल फिलहाल में 2-3 जगह पर चुनाव हुए, अगर हम कर्नाटक के विधानसभा की बात करें, निकाय चुनावों की उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें, उपचुनाव हुआ पंजाब के अंदर, तो कांग्रेस जो है कर्नाटक की जीत से बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। उनको लगता है कि कर्नाटक की जो जीत है वो एक उनके अंदर नया जोश भरा है और उसको लेकर वो आने वाले जो भी इस साल में भी 5 विधानसभा के अंदर, 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव है, उसको लेकर भी बहुत पॉजिटिव हैं। आप कैसे देखते हैं कि जो कांग्रेस की जीत आई है कर्नाटक, क्या उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा? जो कर्नाटक की जीत है वो कोई करिश्मा नहीं हो गया जी। कर्नाटक का पैटर्न है जी कि हर साल वो पार्टी बदल देते हैं जी, तो हम उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जी, और जल्दी हम वो पैटर्न भी चेंज कर देंगे वहाँ का। तो बाकी प्रदेश के ऊपर कोई असर नहीं है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को नई दशा और दिशा दी है जी। तो जिस प्रकार से झूठी घोषणाएं करके और लोगों को गुमराह करके, बहाने भड़काकर जो हमारे देश में राजनीति होती रही, 30-40 साल तो गरीबी हटाओ का नारा देके राजनीति करते रहे
और हुआ कुछ नहीं। उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। अब विकास की राजनीति शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं और इसको देश की जनता चाहती है। इसलिए कोई भी चुनाव होगा, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सारे प्रदेशों में भी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जी, हरियाणा की अगर बात करें विस्सा, बस अंतिम चलते चलते लास्ट के 2 सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। हरियाणा की बात करें तो आज आप क्या मानते हैं कि 4 साल अब हो गए और 5 साल आपके पिछले, लगभग 9 साल का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। आप क्या मानते हैं कि अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बतौर गृह और स्वास्थ्य मंत्री आपको लगता है कि अगले 1 साल के अंदर लंबित हैं, या आपका एक विजन है, आपको लगता है कि ये मैं धरातल पर क्रियान्वित करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है, ये सतत प्रयास रहना चाहिए जी, और हम पहले दिन से कर रहे हैं। इसके टारगेट नहीं कभी फिक्स होगा जी, क्योंकि स्टिल इट कैन बी इम्प्रूव्ड। जी, दिस शुड बी योर मोटिव जी, कि अभी और इसमें सुधार किया जा सकता है। जितना भी सुधार हो जाए जी, तब भी इसकी गुंजाइश रहनी चाहिए आपके दिमाग में जी, कि और सुधारा जा सकता है। जी, तो वो जो सतत प्रयास है, जी, बिल्कुल, जो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी मैं कर रहा हूँ पहले दिन से, जी, और मैं स्वास्थ्य विभाग में भी कर रहा जी। हूँ, वो लगातार जारी रहेगा। जी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरा विजन और है, जो मुझे लगता है कि सतत प्रयास के अलावा कि ये चीज़ मेरे माइंड में 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश के लिए करनी चाहिए मुझे, कोई ऐसा माइंड में आता हो? देखिए, ऐसा है, मैंने देखिए जब मेरे पास खेल मंत्रालय था जी, तो मैंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। जी, अब मेरे पास स्वास्थ्य विभाग है तो मैंने आयुष यूनिवर्सिटी बनाई है। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है आयुष। आयुर्वेदिक हो सकती हैं लेकिन आयुष यूनिवर्सिटी कोई नहीं जी, है। तो उसके लिए हम लगे हुए हैं कि वो फंक्शनल पूरी तरह से चल रही है, लेकिन अभी उसकी बिल्डिंग बनना बाकी है और हमने उसके लिए 100 एकड़ जगह ले रखी है। उसके ऊपर अच्छी एक आयुष यूनिवर्सिटी बने, क्योंकि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। योगा के लिए हम काफ़ी जोर दे रहे हैं, आयुर्वेदा के लिए हम काफ़ी जोर दे रहे हैं कि सभी पैथियाँ अपने अपने स्थान पर काम करें, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और हम बहुत सारे प्रदेश में वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का भी खोल रहे हैं। हमारे 200-300 बन चुके हैं, लेकिन हमारा 500 के करीब का टारगेट है। 500 का ये हो, आयुष यूनिवर्सिटी यहाँ पर चले और सारे विश्व से लोग यहाँ पर शिक्षा करने के लिए आए। ऐसी यूनिवर्सिटी मैं बनाना चाहता हूँ। और खेल के लिए भी अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था, तो वहाँ पर भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेल का काफ़ी माना जाता है, तो वहाँ के भी जो एंटरप्रेन्योर से या बिजनेसमैन थे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। वहाँ पर भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि हम हरियाणा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैंने सरकार से बात की है, जल्दी उनके प्रतिनिधि आएंगे या हमारे जाएंगे। एक उन्होंने कहा था कि हम 1500 बेड का अस्पताल बनाना चाहते हैं हरियाणा में, तो हम इसको करेंगे। वैसा बस एक इसमें सवाल मैं और जोड़ना चाहूँगा कि आप समय समय पर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग्स में भी जाते हैं, और कई बार जब कोई अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आती है या ऐसा लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पर आदेश भी देते हैं इसको सस्पेंड करने के। लेकिन बीच में आपका ऐसा बयान आया था कि कई बार आपको लगता है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो आपने ऐसा भी कहा था कि अगर आप ऐसे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आगे से ऐसी मीटिंग में नहीं आऊँगा। उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब वो हो गई हुई है जी। ये देखिए, मैं इस बात के लिए शायद कुछ लोगों को ठीक ना भी लगता हो जी, लेकिन अब ग्रीवेंस कमेटी है, सब जगह से धक्के खा के आदमी वहाँ तक आता है। जी, जी, और अगर वहाँ पर भी मैं तरीक लगा दूँ तो इंसाफ ना हो। बिल्कुल ठीक बात है विस्सा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है जी विस्सा, कि भी तुरंत कार्रवाई की जाए। जी विस्सा, अब वो तुरंत कार्रवाई भी करता हूँ, तुरंत जो लोग दोषी होते हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करता हूँ। जी विस्सा, कई बार लोगों को तकलीफ होती है, जी विस्सा, तो होती रहे, जी, मैं अपना काम जारी रखूँगा। जी विस्सा। विस्सा, अंतिम 2 सवाल। अगले साल विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार बनाने में कामयाब होगी, और हरियाणा के अंदर आप किस मुख्य विपक्षी दल के साथ अपना मुकाबला देखते हैं? देखिए, जहाँ तक केंद्र की बात है तो ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो नरेंद्र मोदी जी के कदमों को रोक सके। वो लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाएंगे। और जहाँ तक हरियाणा में बात की तो हमारा तो सारे विपक्ष लड़ा हुआ है। जी,
कांग्रेस की आपस में लड़ाई चलती रहती है, कोई शैलजा गुट, कोई रणदीप सुरजेवाला गुट, कोई किरण चौधरी गुट और कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट। ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी पार्टियां हैं, बाकी कोई पार्टी तो नजर नहीं आती। इसलिए यहाँ पर भी हमारा रास्ता रोकने में कोई तो आप ये मानते हैं कि कोई विपक्षी दल ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने में और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कोई नहीं रोक सकता। जी, एक अंतिम सवाल विद साहब, समय समय पर बीच में हमने देखा कि आपका वीडियो बड़ा मशहूर हुआ था जब बीप पराग के साथ आपने एक देशभक्ति का गीत गाया था और उसने न जाने कितने युवाओं को, हमारे जैसे कितने युवाओं को प्रेरित किया था कि जिस ऊर्जा के साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विद साहब इस ऊर्जा के साथ एक मैं सवाल मैं मिस कर गया विद साहब, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। एक बात को लेकर मैं विशेष तौर पे चाहूँगा कि आप लोगों को संदेश जरूर दें, वो भाव जरूर साझा करें। बहुत समय पर बहुत बार ऐसा देखने में आया जब विद साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जब विद साहब को सांस लेने में दिक्कत थी, शारीरिक तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन विद साहब उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे रहे, घर पर लोगों की जनता। ये भाव, ये प्रेरणा, ये कर्म योगी, ये कर्मवीर की भावना किस तरह से आपको आती है, ये साझा करिए ताकि हम सबको प्रेरित कर सकें। मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने पहले भी अपने कई आपके प्रश्नों के उत्तर में बताया कि हमें तो यही सिखाया गया है कि भी काम करना चाहिए, काम किया है काम करेंगे, मेरा ये नारा भी है। और इसलिए अगर मैं कई बार बीमार भी हुआ, शरीर है, कभी कभी कोई कठिनाई आ जाती है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका भी दुष्प्रचार किया। अब सिलेंडर लगाकर भी अगर 1.5 महीना मैं सेक्रेटरीट में बैठा तो आप इसको पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अनिल विज को तो सिलेंडर लग गया। लेकिन मुझे अपना काम करना है, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थितियाँ हो, चाहे मैं अस्पताल में भी एडमिट रहा, वहाँ पर भी मैंने कहा मेरी सोच है कि फाइलें चलती रहनी चाहिए। फाइलें चलती हैं तो सरकार चलती है, जब फाइलें रुक जाती हैं तो फिर सरकार के कदम भी लड़खड़ाते हैं। इसलिए हर एक हालात में मैंने कोशिश की है कि मेरे कंधों पर जो जिम्मेवारी है मैं उसका निर्वहन करूं, और मैंने किया है। वैसे साहब अंतिम में बस हम चाहेंगे कि अगर आज MH1 न्यूज़ के दर्शकों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई वो 2 देशभक्ति के 2 बोल आपके अगर मुंह से हो जाए तो। नहीं, कोई ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा हो, तो कभी किसी के साथ में 2 शब्द गुनगुना लेता हूँ। चलिए, तो वैसे साहब आज MH1 न्यूज़ के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस ऊर्जा के साथ, जिस सकारात्मक भाव के साथ, जिस सोच के साथ, जिस साफ गोई और साफ नीयत के साथ आप निरंतर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपको। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, प्रदेश की जनता के लिए निरंतर यूं ही काम करते रहें और प्रदेश को नए उन्नति के आयाम पर लाते रहें, ऐसी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका MH1 न्यूज़ के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आज दोस्तों हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हमारे साथ मौजूद थे, जिसमें हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हरियाणा प्रदेश की पूरी व्यवस्था को जानने की कोशिश की। जो विभाग विद साहब के पास हैं, वो गृह विभाग की बात करें, वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें, उसको लेकर जो आज वर्तमान में स्थिति है, आगे के लिए उनका रोड मैप और विजन क्या है, प्रदेश के लिए उनकी योजनाएं क्या है और किस प्रकार से वो आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य केंद्र में और प्रदेश में देखते हैं, ये सारी बातों पर आज हमने अनिल विज साहब के साथ चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये साक्षात्कार पसंद आएगा। आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। धन्यवाद।